हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। बाल विकास के चौथे प्रैक्टिस सेट के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो यूथ पब्लिकेशन में दिए हुए हैं। इनसे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिहाज से उनकी तैयारी भी हो जाएगी और किसी एक प्रश्न को किस तरह से अप्रोच करना होता है वो भी आप समझ जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए then please like my video and subscribe my YouTube channel for more videos like this। KVS के प्रैक्टिस सीरीज भी मैं लाने वाला हूँ, इसीलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि पियाजे ये नहीं कहते कि विकास शुरू से शुरू होता है आयु के हिसाब से। बच्चे की आयु यहाँ से शुरू हो रही है, मतलब बच्चे यहाँ पर 0 साल का है, यहाँ है प्रसव पूर्व अवस्था में। तो पियाजे के अनुसार जब बच्चा पैदा होता है तब उसका ज्ञान 0 से शुरू नहीं होता, वो पहले से कुछ ज्ञान लेके पैदा होता है। जन्मजात कुछ बुद्धि उसके पास होती है, इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा, बाकी ऑप्शन गलत होंगे। अगला, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, तो फिर वो डायमंड बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। ये उसने किस सिद्धांत पर आधारित होकर अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। ऑप्शन बी, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, विकास निरंतर होता रहता है। ऑप्शन डी, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। देखो, पहले बच्चे को लाइन सिखाए, फिर तुम वर्ग सिखाए, फिर तुम डायमंड सिखाए, ये प्रक्रिया अपनानी है। तो विकास निरंतर होता रहता है, इससे कठिनाई का अंदाजा कैसे लगाओगे? अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया अलग अलग होती है, इसका भी इससे कोई संबंध नहीं। अब ये दो बताए नहीं। विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है, इसका मतलब होता है कि विकास लाइन से वर्ग में और वर्ग से लाइन में चलता है, उल्टा नहीं होता है। विकास एक दिशा में चलेगा। वो दिशाएं अलग अलग ऐसे हो सकती हैं पर उल्टी दिशा वापस नहीं आएगी उससे। तो ये 3 ऑप्शन इसलिए गलत हैं। और चूंकि लाइन से वर्ग से डायमंड चल रहे हो तो एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से चल ही रहा है, तो अगर उसको वर्ग में दिक्कत है तो डायमंड में भी दिक्कत आएगी, इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला, एक मिनट रुकिएगा, मैं रेड ले लूं जरा यहाँ। अब ठीक है। ऑप्शन तीसरा क्वेश्चन, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? ऑप्शन ए, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव बदल जाता है। ऑप्शन बी, व्यवहारवाद के सिद्धांत द्वारा मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका अधिक होती है। ऑप्शन सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। और ऑप्शन डी, भारत सरकार की विभेदात्मकता क्षतिपूर्तता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो कौन सा सही होगा इसमें? सी। क्यों? आनुवंशिकता माने एक तरह से एग्जांपल ले लो, आंख का रंग। ठीक है, तुम्हारा आंख का रंग जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती है बदलता जाता है क्या? नहीं बदलता, स्थिर रहता है। तो आनुवंशिकता स्थिर रहती है, पर तुम्हारा परिवेश जो है वो बदलता रहता है या नहीं बदलता रहता है? बदलता रहता है। तो एक तो ये पक्का कर लो कि आनुवंशिकता फिक्स है और परिवेश बदलता रहता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन परिवेश स्थिर रहता है और आनुवंशिकता बदलती रहती है, गलत हो गया।
व्यवहारवाद का मतलब होता है कि बच्चा अपने आसपास जो व्यवहार देखता है सबसे ज़्यादा उसी से सीखता है और उसी के अनुसार व्यवहार करता है। तो उसमें प्रकृति कहाँ से आ गई, समाज आएगा, तो ये भी गलत हो गया। भारत सरकार की विभेदात्मकता क्षतिपूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। क्या भूकंप आने से हमारी क्षतिपूरकता नीति बदल रही है क्या? नहीं। समाज में हजारों सालों से जो रूढ़िवादिता फैली हुई है उसके हिसाब से हम क्षतिपूर्ति करते हैं विभेदात्मक रूप से। किसको कितना पैसा मिलना है, किसको कितना आरक्षण मिलना है, इसका निर्णय सामाजिक जो बुराइयां हैं उनसे होता है, ना कि यह कि कहाँ बाढ़ आती कहाँ भूकंप आता है। उससे जो मुआवजा मिलता है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो नीति बोली जा रही है, नीति तो भाई सामाजिक तरीके से होगी ना कि प्राकृतिक तरीके से। तो ये भी गलत इस तरह से हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। अगला, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें क्या क्या होता है। तो क्वेश्चन है कि समाजीकरण से संबंधित सिलेबस में क्या होता है। पहला, बलात्मक अधिगम, चिंतन व समकक्षी साथी एवं अध्यापक की अनुकृति पर विशेष रूप से अपचाए जाने वाला व्यवहार। तुम बलात्मक अधिगम याद रखना। ऑप्शन बी, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। ऑप्शन सी, परिवारों के माध्यम से समझौतापूर्ण और प्रतिशोधात्मक समाजीकरण। और ऑप्शन डी, मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। तो देखो, बलात्मक अधिगम तो नहीं होता है, जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जाता है कि समाज में कैसे रहो, वो तो गलत तरीका है। अगला, मूल्यों अभिवृत्तियों का शिक्षण और आकलन, इससे समाज का कोई संबंध नहीं है, तो ये भी हटाओ। अब बचा ये और बी और सी, और हमें देना है उचित विकल्प सबसे। तो आंसर है बी, क्योंकि अंतःक्रिया और सामग्री द्वारा अनौपचारिक तरीके से पढ़ाना वो ज़्यादा सही है। अगर औपचारिक पढ़ाओगे तो वो बलात्मक अधिगमी में ही आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। ऑप्शन ए, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो देखो, पियाजे बोल गए हैं कि बच्चे जन्मजात कुछ सीख के पैदा होते हैं और उसके बाद वो अच्छे से सीखने के लिए उनको एनवायरनमेंट से ज़्यादा अपनी खुद की जो जिज्ञासा होती है उससे मदद मिलती है। तो शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता ही इसका आंसर होगा, क्योंकि इससे पियाजे ने अपने सिद्धांत में नहीं बोला है। जिज्ञासा से सोचपूर्ण अधिगम, ये सही है। हर बच्चा अलग अलग होता है, ये भी पियाजे बोल गए हैं। और सीखने के प्रति संवेदनशील होते हैं बच्चे, ये भी पियाजे बोल गए हैं। तो जो नहीं बोल गए हैं वो आंसर होना है, तो ऑब्वियसली आंसर हमारा डी हो जाएगा। ये अगला भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। ऑप्शन ए, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। ऑप्शन बी, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं ना कि सामान्य प्रतिमान। ऑप्शन सी, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। ऑप्शन डी, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम में आने की ओर बढ़ते हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास के जो चरण हैं कि बच्चा पहले संवेदी होता है, उसके बाद परिवार से सीखेगा, उसके बाद समाज से सीखेगा, उसके बाद अपने मन से काम करेगा। ये 4 तरीके हैं, 4 चरण हैं नैतिक विकास के। तो पहला बोलता है कि दूसरा चरण पहले से ऊपर आ सकता है, तो यह असंभव है, ये गलत है। विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है ना कि सामान्य प्रतिमान। एक चरण का दूसरे चरण से कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है। विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं, यानी कि दूसरा पहले आएगा, उसके बाद चौथा आ जाएगा, उसके बाद तीसरा आ जाएगा, ये भी गलत है। तो आंसर होगा सी, कि चरणों की एक सार्वभौम श्रृंखला है, 1 2 3 4, उसी से काम चलता है। क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा में, यानी किस प्रकार की कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। सांसारिक समस्याओं से अध्यापक बच्चों से सीखे और छात्र अध्यापक से सीखें, ये किस तरह की कक्षा में होगा। पारंपरिक में ऐसा नहीं होता, अध्यापक केंद्रित में बच्चे ही सीखेंगे, अध्यापक कुछ नहीं सीखेगा।
रचनात्मक में ऐसा होता है और सामाजिक रचनात्मक में रचनात्मक जुड़ा ही हुआ है और सामाजिक भी हो जाता है, तो वास्तविक सांसारिक समस्याएं समाज से आएंगी, तो आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय क्या है? कि छात्र किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र, धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें, बिना किसी भेद के समान पद्धतियों, सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, या फिर ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो आंसर क्या होगा? डी। क्यों होगा? देखो, प्रगतिशील का मतलब है कि तीन बच्चे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 2 लड़के हैं, शूद्र भी ले लो नहीं तो तुम लोग बुरा मान जाओगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मान लो वर्णावस्था में ऐसे बटे हुए हैं, ठीक है। ये 2 लड़के हैं, ये 2 लड़कियां हैं, 1 और 3 अमीर हैं, 2 मिडिल क्लास से आता है और 4 बहुत गरीब है, उसके पिताजी दूसरे के खेत में लेबरी काम करते हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार के बच्चे बैठे हुए हैं। मान लो एक और ले लो, 3 कान से खराब है और एक आंख खराब है पहले बच्चे की। इस तरह से विभिन्न चीजें हैं। अब तुम इनको समान शिक्षा अगर दोगे तो क्या पता ये समझ ना पाए, ये जल्दी समझ जाए, ये कम देर में समझे, कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, नहीं आ सकती हैं। तो पहला गलत है। दूसरा, समान शिक्षा जिस में है वो हटाओ। बिना, अब समान पद्धति आ गया, जिसका कान खराब है, जिसकी आंख खराब है, उसको तुम वैसे ही पढ़ाओगे क्या जैसे पढ़ाते हो? नहीं, उसके लिए अलग से व्यवस्था आपको दिमाग में होनी चाहिए ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह से आंसर चौथा होगा। अनुकूलतम जो बच्चा हो उसके लिए हिसाब से शिक्षा दो और उसके भविष्य को बनाने की ओर फोकस रखो, ना कि अपने मन से पढ़ाओ। 9वां, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम करके आंका गया है? यानी कि पियाजे ने इन 4 में सब, ये ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिसमें पियाजे ने कहा है कि इससे इतना मतलब होता नहीं है? पहला आनुवंशिकता है, दूसरा सामाजिक अंतःक्रिया है, तीसरा अहम केंद्रित भाषा है और चौथा विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना है। तो वाइगोत्स्की हमारे समाज पे बोल गए थे कि तो इस बी का समाज मारो। वाइगोत्स्की का है समाज, इनका तो है नहीं पियाजे का, तो इसका आंसर बी है। अब एक सवाल है, ये एक 11 वर्षीय बच्चा है, उसने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए, जो आईक्यू टेस्ट होता है। सामान्य संभाव्य वक्र में मीन या म्यू या माध्य 100 है और विचलन डेविएशन सिग्मा 15 है। तो उस 11 वर्षीय बच्चे ने अन्य 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत से बताओ जिससे इस एक 11 वर्षीय बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए। मतलब ये कि अगर मान लो कि 111 वर्षीय बच्चे थे, उसमें एक बच्चे का तुम जब आईक्यू निकाले तो वो 130 आया, तो ये बताओ कि अंदाजन कितने बच्चों से वो आगे है उस क्लास में, 100 बच्चों की क्लास में वो लगभग कितने बच्चों से आगे है? अगर मीन 100 हो और सिग्मा 15 हो डेविएशन वक्र में, तो इसका सूत्र होता है, देखो सूत्र ऐसे याद रखना है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये देखो मैं यहां बनाता हूं, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है, ठीक है, कि सिग्मा मतलब है कि ये जो विचलन है ना दोनों तरफ, इसको सिग्मा कहा जाएगा। और मोड है ये, और मीन है ये वाला लाइन, यहां बनाते हैं, रुको, ऐसा बनाए, ऐसा, ठीक है। ऐसा ग्राफ होता है जब भी सामान्य विचलन वक्र बनाना होता है, जो इसमें तुम्हारे लिखा हुआ है, ये देख रहे हो ना, सामान्य संभाव्य वक्र। तो सामान्य संभाव्य वक्र ऐसा ही होता है, ऐसा, ठीक है। ये 100 है और ये दिया है 15, और वो बोल रहा है कि नॉर्मली सबकी आईक्यू 100 है, इस एक बच्चे की आईक्यू 130 है।
तो ये कितने बच्चों से लगभग आगे होगा? तो इसका सूत्र होता है कि x माइनस म्यू बटे जो सिग्मा की वैल्यू हो, सिग्मा वैल्यू बराबर सिग्मा टाइप, ये फॉर्मूला होता है। तो तुम इसको फॉर्मूले में जब तो इसको जब फॉर्मूले में रखोगे ना, तो इसको जब फॉर्मूले में तुम रखे तो 130 माइनस 100 बटे 15 ये वैल्यू है, ये मीन म्यू माध्य जो भी तुम्हें बोल रहा हो, ये सिग्मा विचलन डेविएशन जो तुम्हें बोल रहा हो, इसका आंसर है 2। तो सिग्मा प्राप्तांक है 2। सिग्मा प्राप्तांक जब 2 होता है तो वैल्यू 95 से ऊपर होती है पर 99 से नीचे परसेंटेज में। ये टेबल है, तो इनमें 4 में एक ही चीज़ फंस रही है, ऑप्शन ए। तो आंसर ऑप्शन ए आएगा इसका। सिग्मा की टेबल ऐसी होती है, देखो 1 से 2 के बीच जब सिग्मा हो तो 65 से 95, 95 से 99 जब 2 से 3 के बीच हो, ऐसी व्यवस्था मान लेना। तो अगर सिग्मा जो अभी हम निकाले थे ना 130 माइनस 100 करके, और ये 1 से 2 वैल्यू है, माइनस प्लस से मतलब नहीं है हमको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? ऑप्शन ए, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमित हैं। या फिर अनुदेशन के प्रारूप को निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट नवाचार, शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। देखो इसमें आंसर तो ए है। कैसे है? बहुबुद्धि का सिद्धांत है। अगर तुम्हें सिर्फ इतना ही शब्द समझ में आ गया है तो केवल इन 3 बुद्धियों से काम नहीं चलेगा, तो ये हटाओ। विभिन्न बुद्धियां पदानुक्रमात्मक, ये भी गलत है कि ऐसा थोड़ा ही होता है कि तुम पहले एक प्रकार की बुद्धि सीखोगे विश्लेषणात्मक, उसके बाद तुम व्यवहारात्मक बुद्धि सीखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बुद्धि एक साथ सीखी जाती है, सारी बुद्धियां। अब ये देखो नीचे, एक विशिष्ट सिद्धांत का अनुपालन करोगे और वो कुछ बच्चों पे लागू नहीं हुआ तो दिक्कत नहीं आएगी। सभी बच्चों को ध्यान में रखना है ना समावेशी सिद्धांत के अंतर्गत, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर ए है। 12वां क्वेश्चन, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विद्यार्थी समूहों से बेहतर सीखते हैं। अबाध और प्रभावी शिक्षण हेतु कथा को समरूपी होना चाहिए। छात्र असहिष्णु होते हैं, वह भेदों को स्वीकार नहीं करते। विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। तो ऑब्वियसली योग्यता समूहीकरण करना है तो आंसर होगा डी। कैसे होगा? देखो, छात्र असहिष्णु होते हैं और भेदों को स्वीकार नहीं करते, ये तो शुद्ध गलत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि बच्चों को तुम राम, अल्लाह, जीसस ये सब मान के चलो कि उनमें कोई कमी है ही नहीं और सारी कमियां तुम में हैं, तो तुम्हें सुधार करना है, तुम टीचर हो। जब भी आंसर लगाने हो तो इस मानसिकता से ऑप्शंस को पढ़ना, तुम्हारा कभी गलत नहीं होगे। तो ये तो गलत हो गया। अगला, अगर कक्षा लिखा होगा, अब यहाँ कथा हो गया होगा पता नहीं, पर अगर तुम समरूपी या होमोजीनियस बना दोगे, एक जैसी चीज कर दोगे, तो जो बच्चों में विभिन्नताएं हैं, बच्चों में जो अलग अलग चीजें हैं, वो खत्म नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी ना। केवल ड्रेस कोड के मामले में वैसे ही हमारे देश में 50 लड़ाइयाँ चलती रहती हैं कि कौन सा ड्रेस कोड सही है, कौन सा ड्रेस कोड अच्छा नहीं है, या ड्रेस कोड होना चाहिए या नहीं, इतने भर में तो लड़ाई चलती रहती है। लेकिन इसके अलावा जब हम शिक्षण की बात करते हैं, करिकुलम से संबंधित बात करेंगे, तो जिस बच्चे को भाई जिस सब्जेक्ट में रुचि हो उसको उसमें बढ़ावा देना हमारी जिम्मेदारी है, हम टीचर हैं।
तो इसका मतलब है कि कक्षा समरूपी नहीं होनी चाहिए। तो ये दो तो गलत है। विद्यार्थी सम समूहों से बेहतर सीखते हैं, गुड, पर इसका मतलब ये नहीं है कि केवल सम समूहों में ही रखना है। तुम मान लो तुम्हारा स्कूल बहुत बढ़िया है। हिंदुस्तान में 99% स्कूलों में स्पोर्ट्स की कोई अथॉरिटी तो होती नहीं है कि तुम्हारी फुटबॉल की क्लासें अलग चल रही हों, क्रिकेट की अलग चल रही हों। तो मान लो तुम्हारा क्रिकेट का गैंग है, तो क्या इसका मतलब है कि जो क्रिकेट खेलते होंगे केवल उन्हीं से बात करनी है, बाकियों से बात ही नहीं करोगे? तो ये भी गलत है। तो ये भी गलत हो गया। ऑब्वियसली आखिरी कुछ शब्द सही है, 3 गलत हो ही गए हैं, लेकिन ये आखिरी सही क्यों है ये भी समझो। विभिन्न योग्यता वाले समूह हों, किसी समूह की कुछ योग्यता है, एक समूह की कुछ योग्यता है, सबसे बच्चों को सिखवाओ ना, तो उसके लिए बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाया जाना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर और अभिन्न अंग है। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि का श्रेणीकरण और रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थी विकास का सार प्रस्तुत करता है। रचनात्मक आकलन खुले मन से होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, और नेगेटिव मानसिकता का नहीं होगा। रचनात्मक आकलन। संकलनात्मक आकलन अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षाएं जो होती हैं उनको कहा जाता है। तो अब इन दो चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आप क्या पढ़ेंगे? संकलनात्मक आकलन निरंतर होता है? नहीं, निरंतर वार्षिक परीक्षा तो नहीं होती है, तो ये गलत हो गया। आंसर इसका ए है। वैसे रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य श्रेणीकरण करना नहीं है, वो संकलनात्मक आकलन करता है। वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा में तो पता चलता है टॉप कौन किया, फेल कौन हुआ। रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। अगेन सार पता चलता है वार्षिक परीक्षा में जब क्वेश्चन आते हैं सिलेबस, पूरे सिलेबस से, तो ये भी हटाओ। अब पहला जो लिखा है वो समझो। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर तुम वार्षिक परीक्षा में ही अच्छे क्वेश्चन दो जिससे बच्चे को खुल के जवाब देने का मौका मिले, जैसे अगर तुम उससे सीधा पूछ दिए कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो ये तो एक फैक्ट को रटना हो गया। अगर वो तुम उससे यह पूछ दिए कि तुम बताओ पानीपत की लड़ाई में तुम क्या क्या याद रखते हो, तुम्हारे हिसाब से पानीपत लड़ाई में क्या क्या हुआ था, तो ये एक ओपन क्वेश्चन है जिससे बच्चा अपने दिमाग से बताएगा। तो इसका मतलब ये रचनात्मक आकलन भी है, पर ये वार्षिक परीक्षा में भी हो रहा है, तो वो संकलनात्मक आकलन भी है। अगला, एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है। वह विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रहा है, वह रचनात्मक आकलन कर रहा है। टीचर जो है, ये टीचर क्या कर रहा है, तो उससे संबंधित है 4। तीसरा है छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लेखन की क्षमता का परीक्षण हो रहा है। और आखिरी है छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि कोई टॉपिक है, टीचर बोला कि भाई इस टॉपिक को पढ़ो और इससे संबंधित कोई ट्रिक, कोई मैप बना के ऐसी व्यवस्था लगाओ जिससे तुम इसका रिवीजन आराम से कर पाओ। अब जैसे इसका मतलब ये है, तुमने मेरे चैनल पे देखा होगा मैं कई सारी ट्रिकें भी डाले हुए हूँ। उसी ट्रिक को क्यों बनाना है उसका कारण पूछा गया है। क्या इसलिए वह है कारण कि जब मैं तुम्हारा टेस्ट लूँ तो मुझे आराम हो? नहीं। क्या इसलिए है कि तुम मेन पॉइंट को छोटे छोटे रूप में कैसे लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल सही है। तो अभी ये रखने हो। रचनात्मक आकलन कर रहे हो क्या? रचनात्मक आकलन भी हो रहा है क्योंकि बच्चे से अपने मन से ट्रिक बनाने को कह रहे हो तुम। पहला, विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रहे हो क्या? ये भी सही है। तीनों सही हैं इसमें। तो इनमें सबसे उचित आंसर कौन सा होगा, अब उस पर बात होगी। देखो, ये दोनों बातें
इसमें आ जाती हैं कि नहीं आ जाती हैं? बिल्कुल आ जाती हैं। तो जब ये दोनों बातें अब रचनात्मक आकलन में एक बात ये भी आती है, एक बात ये भी आती है और कुछ बातें एक्स्ट्रा भी आती हैं, तो सीधा सीधा बी लगाओ ना, जिसमें अपने आप ए और बी आ ही जाए। तुम अगर ए लगाओगे तो सी छूट जाएगा, सी लगाओगे तो ए छूट जाएगा, बी लगाओगे तो उसमें ये दोनों आ ही गए, तो इसका आंसर बी होगा। अगला ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को बताता है? पहला, आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ या चार्ट का बनाना। दूसरा, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। तीसरा, प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। चौथा, वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। तो देखो, मूल्यांकन में क्या होता है ब्लूम के अनुसार। देख भाई, चार्ट ग्राफ का निर्माण करके मूल्यांकन नहीं होता। चार्ट ग्राफ बनाने के बाद तुम्हें जब पूछा जाता है कि बताओ किस साल में ज़्यादा हुआ, किस साल में कम हुआ, तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। दो साल हैं, इस साल सीटेट में 5 पास हुए, अगली साल 8 पास हुए। तुमको ये ग्राफ, तुमको ये वैल्यू दी गई, तुमने उससे चार्ट बना लिया। फिर तुमसे पूछा गया बताओ किस साल ज़्यादा पास हुए, तुमने बता दिया सर 2005 में ये है और 6 में ये है, सर 2006 में ज़्यादा पास हुए। इस पूरी प्रक्रिया में तुम इवेल्युएट कब किए डेटा को? ग्राफ बना के तो इवेल्युएट किए नहीं हो। ग्राफ बना दिए 5 और 8, ये 5 और 8 बना दिए, नहीं नहीं नहीं, इवेल्युएशन अभी नहीं हुआ है। अगला, ठीक है, आंकड़े सही है या नहीं, वो उससे भी कोई मतलब नहीं है भाई। आंकड़े तो तुम्हें क्वेश्चन में लिखे हुए, अब तुम उससे यही पूछने लगो क्या आंकड़े सही हैं क्या, तो ये भी मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। अगला, अब तुमसे 5 और 8 का ग्राफ बोला है, तुमने कहा सर मैं इसको पाई चार्ट में भी दिखा सकता हूं, ऐसे ये 5 है और ये 8 है, ठीक है, उससे भी इवैल्यूएशन का कोई संबंध नहीं है। तो आंसर है बी, जो आप पढ़िए भी ना। एक समाधान की तार्किक सुसंगतता, मतलब समाधान तुमको मिल गया ना कि सर 2006 में ज़्यादा पास हुए हैं। अब इसका परीक्षण तुम ग्राफ से देख के कर लिए कि चूंकि 8 में ज़्यादा लंबी लाइन है, 5 में छोटा ग्राफ बना है, तो ऑब्वियसली मेरा बात सही है, 2006 में ज़्यादा पास हुए हैं। अगला क्वेश्चन, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास करना चाहिए? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व छात्रों की सफलता के लिए। ऑप्शन बी, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। ऑप्शन सी, विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग ना होना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मकता और क्रोध का प्रयोग करना। भाई बच्चे वंचित हैं, बज्जर गरीब हैं, घर में खाने तक को नहीं है, उनको कैसे पढ़ाओगे? उन पे क्रोध करोगे क्या? नहीं, हटाओ। विद्यार्थियों से मतलब ही नहीं रखो कि भाई पढ़ लिए तो पढ़ लिए, ना पढ़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। उनसे उच्च अपेक्षा रखोगे, ये भी गलत है, भाई वंचित हैं। तो आंसर होगा ए, बच्चों की सफलता के लिए तुम उत्तरदायित्व लोगे कि इस बच्चे को ये दिक्कत है तो मैं उसको ऐसे पढ़ाऊंगा, उस बच्चे को वो दिक्कत है तो मैं उसे ऐसे पढ़ाऊंगा। अगला, कोई अगर हकलाता है तो इन 4 में से वो क्या करे? अनुश्रुत वाक डिक्टेटिव स्पीच, प्रवर्धित वाक प्रोलॉन्ग्ड स्पीच, परिणामकारी वाक प्रैग्मेटिक स्पीच, लंबित वाक प्रोटेक्टिव स्पीच। चारों का मतलब पता नहीं है तो मैं बता देता हूं। डिक्टेटिव स्पीच होता है पढ़ के बोलना। जब जो तुम देखते होगे कि समाचार जब बताते हैं तो सामने टेलीप्रॉम्प्टर पे लिखा आता रहता है और वो पढ़ते जाते हैं, एक तो ये तरीका है। दूसरा, उनके सामने कुछ रखा होता है भाषण, जैसे जो नेता लोग भाषण देते हैं तो सामने भाषण लिखा हुआ होता है, वो पढ़ के बोलते जाते हैं, उसे अनुश्रुत वाक कहा जाता है। उससे हकलाने का कोई संबंध है? उससे हकलाना ठीक हो जाएगा ऐसा तो कोई मुझे नहीं लगता, तो ये हटाओ। प्रोटेक्टेड स्पीच का मतलब होता है रुक रुक के बोलना। लंबित मतलब विराम ले लेके बोलना। तो उससे हकलाने के साथ तुम बोल तो लोगे पर हकलाना दूर नहीं होगा तुम्हारा। सामने वाले को पता नहीं चलेगा तुम हकलाते हो, पर तुम्हारा हकलाना बंद नहीं होगा, तो ये भी हटाओ।
प्रैग्मेटिक स्पीच का मतलब होता है कम बोलो, जितना जरूरी है उतना बोलो। उससे भी हकलाने, तो उसमें भी अगर तुम ऐसा करोगे तो शायद सामने वाले को पता ना चले कि तुम हकलाते हो, लेकिन हकलाना दूर नहीं होगा। तो सी हटाओ। प्रवर्धित वाक्य, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच, अधिक देर तक बोलो और कंटिन्यूअस बोलो। धीरे धीरे हकला, मतलब हकलाने को जबरदस्ती तरीके से खत्म करने का तरीका है, तो यही तरीका है इसमें सबसे उचित है। अगला, सीखने में अशक्त बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं, देख नहीं पाते या कोई भी और डिसेबिलिटी है मान लो, उन्हें तत्काल संबद्धता प्रदान करो, तत्काल सहयोग पे बल दो, और अन्य पढ़ाई की तकनीकें जैसे कि तुरंत जो है सामग्री का प्रबंधन करो, लेवरेजिंग, उत्तोलन, ये सब करने किससे संबंधित होता है? ऑप्शन ए एम्बेडेड लर्निंग, संग्रथित अधिगम, ऑप्शन बी हस्तक्षेपी अधिगम, ऑप्शन सी उपचारात्मक प्रत्युत्तर, ऑप्शन डी अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप। तो सार्वभौमिक तो ये है नहीं, ठीक है। सार्वभौमिक इसलिए नहीं है कि हर बच्चे के साथ तुम ऐसा बर्ताव करते नहीं हो। उपचारात्मक प्रत्युत्तर का मतलब होता है कि तुम बच्चे को पहले नॉर्मली पढ़ाए, उसको समझ में नहीं आया तब तुम दोबारा किए, तो ये दोबारा से मतलब नहीं होता, ये बच्चे को पढ़ाते समय पहली बार से ही करना होता है, तो ये भी गलत है। संग्रथित अधिगम और हस्तक्षेपी अधिगम, हस्तक्षेपी अधिगम का मतलब होता है बच्चा जैसे पढ़ रहा है तुम बीच में उसको रोक दिए और फिर अगले मन से फिर से पढ़ाने लगे, तो ये भी गलत है। ये आंसर होगा कि ये सब जो है ये पढ़ाई के साथ करेंगे आप, जब आप बच्चे को पढ़ाने बैठेंगे, एम्बेड होगा ये आपकी लर्निंग में। 19वां, एक समावेशी कक्षा में क्या होता है? तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होगी, तब तक टेस्ट बार बार लिए जाएंगे जब तक कि पढ़ने वाला एक मिनिमम लेवल का ज्ञान न ले ले, न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। दूसरा, विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ते हैं, मतलब कि केवल एक किताब से पढ़ाओ। ऑप्शन सी, समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। और ऑप्शन डी, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण और सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों द्वारा परिवेश का निर्माण करते हैं। तो समावेशी कक्षा में होगा तो डी। देखो भाई, पहला तो गलत है, उसका समावेशी कोई मतलब नहीं। दूसरा, केवल एक पुस्तक से पढ़ाना भी छोटी मानसिकता बताता है। सी में बच्चों की सक्रिय भागीदारिता है, वो बाल केंद्रित शिक्षा कही जाएगी, ना कि समावेशी कक्षा, ठीक है। समावेशी का मतलब है विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, छोटे मतलब उनमें विभिन्न विभिन्नताएं हैं, किसी की कुछ मान लो बीमारी से ग्रसित हैं, कुछ अत्यधिक तेज हैं, लड़का लड़की दोनों हैं, कुछ गरीब है कुछ अमीर है, उनके लिए वैविध्यपूर्ण तरीके से यानी विविधता से भरी यानी अलग अलग तरीके से आप पढ़ाएंगे। वो केवल चौथे में लिखा है, तो चौथा सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा असाइनमेंट प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जरूरी? सही है। ए, अन्य बच्चों की तुलना में अधिक प्रैक्टिस करवाओ। बी, उसने अपने समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहो, मतलब कि और अपने साथ के बच्चों को पढ़ाने के लिए बोलो उसको, ताकि वो बिजी रह सके। सी, विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करो। डी, संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने दो। वो जल्दी पढ़ ले मान लो, तो हाँ तुम जल्दी पढ़ ली, अब बैठे रहो। तो पहला तो शुद्ध गलत है, आखिरी भी शुद्ध गलत है। बी भी ठीक है, उससे उसकी लीडरशिप बढ़ेगी, तुम सब सीख गए और दूसरों को सिखाओ, जिससे तुमको लीडरशिप का रोल आएगा तुम्हारे दिमाग में। और तीसरा है कि इतना पढ़ लिए हो, ठीक है, हम तुमको एक नई किताब देते हैं, अब तुम उससे पढ़ो। तो जब तुम ये बोलोगे ना कि अब बच्चों को दूसरे बच्चों को पढ़ाओ, तो तुम बेसिकली ये कह रहे हो कि अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे आराम मिल जाएगा। ये इस मानसिकता से भी हो सकता है, तो इस चक्कर में ये गलत हो जाएगा और सी आंसर सही हो जाएगा। अगला, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? ऑप्शन ए,
विद्यालय में श्याम पट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना, अध्यापकों का समुपयुक्त योग्यता वाला ना होना तथा उन्हें कम आय देना, बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील होना, जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं करते हैं उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का ना होना। क्या मतलब है? विद्यालय बच्चे छोड़ देते हैं, उसको रोकने के लिए कई सरकारी संस्थाओं ने काम किए हैं। तो ये बताओ कि बच्चे विद्यालय जो छोड़ देते हैं उसमें से मेन कारण क्या है? तो 4 कारण दिए हैं। पहला, दूसरा तो शुद्ध गलत है, टीचरों की आय से उसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, बच्चे अच्छे से व्यवहार करें इसके प्रति अध्यापक संवेदनशील नहीं है, ये भी गलत है। इसका मतलब ये है कि बच्चे खेलें कूदें चिल्लाएं, टीचरों को कोई मतलब नहीं है, ये गलत है। इस कारण बच्चे विद्यालय को भी नहीं छोड़ेंगे। वो तो कहेंगे इस विद्यालय में मजा आता है, पढ़ता नहीं है, आराम से बैठे रहो, टाइम काटो। ये तो गलत है ना। पहला है श्याम पट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाएं नहीं है, तो ये संस्थागत तौर पर नहीं बोल सकते ना तुम। पैसा पूरा आता है, टीचर बनवाते भी है, क्योंकि बीच बीच में बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है छापे भी डालता है। तो ये तो गलत है, एक ही ऑप्शन बचेगा डी। 22वां, अधिगम अक्षमताएं वस्तुपरक तथ्य हैं और संस्कृति की इसमें कोई भूमिका नहीं है। पठन अक्षमता के पर्याय हैं, सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लप्तांग वाले बच्चों में भी होती हैं। समय या हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती हैं। पढ़ने में जो दिक्कतें आती हैं उनमें 4 में से कौन सी चीज़ सही है? पहला, केवल पठन से संबंधित है, ये भी शुद्ध गलत है। लिखने से भी संबंधित हो सकती हैं, बोलने से भी संबंधित हो सकती हैं। ए, संस्कृति की इसमें कोई भूमिका नहीं है, बिल्कुल भूमिका है। वंचित वर्ग के बच्चों को संस्कृति के कारण ही बहुत दिक्कत झेलने पड़ती है। कोई आदिवासी है यार, उसके कान छिदे हुए हैं और बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे तो उसका पढ़ाई में मन लगेगा क्या? नहीं ना। तो ये हटाओ। समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा कर दो तुम, तो भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे भी कोई मतलब नहीं। भाई क्यों नहीं होगा? तुम अगर किसी कमी को छोड़ दोगे तो क्या वो आगे चल के बड़ी नहीं हो जाएगी? तुम्हें बीमारी हो और तुम उसका इलाज ना करवाओ तो बीमारी बढ़ नहीं जाएगी? तो ये भी हटाओ। आंसर हुआ सी। अधिक आईक्यू वाले बच्चों में भी कोई अक्षमता हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मान लो तुम्हारी आईक्यू तेज है, तुम गणित बहुत तेज लगा लेते हो, लेकिन तुम चित्र नहीं बना पाते हो, उस मामले में तुम कमजोर रह गई। ठीक है, तो सी आंसर होगा। अगला, समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल होता है जहां पर परिवर्तनशील लचीली करिकुलम हो, लचीली पाठ्यचर्या हो, छात्रों का समूहीकरण हो, यानी कि क्रिकेट वाले बच्चे अलग बैठते हैं, कला वाले बच्चे अलग बैठते हैं, ऐसा कुछ हो, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दो, या फिर अध्यापक केंद्रित पढ़ाई होती हो। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अध्यापक केंद्रित नहीं हो सकता, केवल उच्च स्तरीय भी नहीं हो सकता, समूहीकरण भी नहीं करना है, समावेशी पढ़ाना है। तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन सही है। परिवर्तनशील पढ़ाई जहाँ होती है भाई, वहीं पे समस्या समाधान सफल होता है। 24वां क्वेश्चन, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित हैं, पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं, कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। क्या आंसर होगा? ए। शैक्षिक संवाद और संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता, इसका मतलब है शैक्षिक संवाद। शैक्षिक संवाद का मतलब होता है कि जब तुम टीचरों को पढ़ाते हो तो जो लेक्चर देते हो उसको शैक्षिक संवाद ही बोला जाएगा। और संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता का मतलब होता है दिमाग तेज करने के लिए ट्रेनिंग देना। तो ऑब्वियसली केवल पाठ्य सामग्री संबंध होगा नहीं। ठीक है, आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित
लेक्चर देखो उदाहरण से हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेक्चर देने का तरीका तो आपके ऊपर है ना, कि आप पहले नियम पढ़ाते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं, जिसको निगमनात्मक तार्किकता कहा जाता है। या फिर आप पहले एग्जाम्पल देते हैं और फिर बच्चों से कहते हैं अब नियम बताओ, उसको आगमनात्मक तार्किकता कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं, तो ये केवल इसके अनुप्रयोग पर आधारित नहीं हो सकता ना। अगला, केवल व्यवहारिक प्रशिक्षण से मतलब होता है, बिल्कुल नहीं, थ्योरी भी पढ़ाई जाती है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए सही है। 25, जो अध्यापक अध्यापिकाएं अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारना चाहती हैं उनके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करो, चाहे इसके लिए विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। बार बार की जाने वाली त्रुटियों के बजाय कम की जाने वाली त्रुटियों पर पहले ध्यान दो। उन त्रुटियों का संशोधन करो जो सामान्य अर्थ और अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती हैं। अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया में बच्चों को दिक्कत है तो त्रुटि संशोधन मत करो। तो आखिरी तो गलत हो गया और पहला भी गलत हो गया। बचे बी और सी। बार बार जो गलती हो रही है उस पर पहले काम नहीं करना है, जो कम गलतियां हो रही उस पर पहले काम करो, ये भी गलत है। जो बार बार हो रही है उस पर पहले फोकस करना है सर, इसीलिए आंसर होगा सी। क्योंकि उन त्रुटियों का पहले संशोधन कर दो जिससे उसको अर्थ निकालने में ही दिक्कत आ रही हो, उससे पता ही नहीं चल रहा है जोड़ने का मतलब क्या है, जोड़ना गलत हो रहा है, 2 + 2 नहीं कर पा रहा है मान लो, तो तुम पहले और दिक्कत उसको यह है कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो यही दूर कर दो, उसके बाद 2 + 2 भी हो जाएगा, 3 + 4 भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं की आलोचना और कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तुम बताओ इसमें से गलत क्या है? जागरूक रहना, प्रबंधन करना, तमीज से पेश आना, या फिर आलोचना करना? तो ऑब्वियसली आलोचना करना। तो आलोचना करना सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं है पूछ रहा है। 27, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही, ढीले रहते हैं राजेश। तो बताओ उनके भावात्मक अनुभवों में जो अंतर है वो क्यों है? इसका मतलब ये है कि जब टेस्ट लिया जाता है तो देविका बहुत एक्साइटेड रहती कि यार टेस्ट है, और राजेश कहता है अरे यार फिर टेस्ट ले लिए ये लोग। तो ये अंतर क्यों है? समयांतराल के कारण, भावनाओं की पराकाष्ठा के कारण, अनुकूलन के स्तर के कारण, या विचारों के घनत्व के कारण? तो तुम बताओ ना। जो कंफर्टेबल है पढ़ाई से, जिसको आता है, उसको मजा आएगा टेस्ट में, और जो कंफर्टेबल नहीं है उसको मजा नहीं आएगा। ऐसे समझना हो तो सी आंसर है, या फिर ऐसे समझना हो तो देखो टाइम डिफरेंस से कोई मतलब नहीं है, नहीं पढ़े हो तो नहीं पढ़े हो, चाहे आज पेपर लो चाहे 1 साल बाद। विचारों का घनत्व से आकलन का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि गणित मान लो किसी की अच्छी है पर हिंदी खराब है, तो विचारों का घनत्व तो बदल भी सकता है। भावनाओं की पराकाष्ठा दोनों ही है, ऊर्जापूर्ण भी पराकाष्ठा है और अनुत्साह भी पराकाष्ठा है, तो इससे भी कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने जो मिड डे मील योजना शुरू की है, कौन सी मोटिवेशनल थ्योरी है, अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है जो उस योजना को कहता है कि बढ़िया काम किए हो? पहला व्यवहारवादी, दूसरा समाज सांस्कृतिक, तीसरा संज्ञानात्मक और चौथा मानवीय। तो संज्ञानात्मक तो हटा ही दो, व्यवहारवादी हटा ही दो। व्यवहारवाद का मतलब होता है कि तुम एक बढ़िया आदमी का व्यवहार देखोगे कि देखो छत्रपति शिवाजी ने ऐसे काम किया था, हम मोटिवेट हो गए उनका काम देख के, हम भी करेंगे, उसको व्यवहारवाद कहा जाएगा। अब बचा समाज सांस्कृतिक और मानवीय। समाज सांस्कृतिक का मतलब होता है कि अगर तुम्हारे समाज में ये प्रथा है कि स्त्री का सम्मान करना है और तुम भी मोटिवेट हो गए और तुमने जब देखा कि किसी स्त्री का अपमान हो रहा है तो तुमने उसको रोका। इसका सरकार से कोई संबंध नहीं, मिड डे मील से कोई संबंध नहीं, तो ये भी हटाओ। मानवीय बचा, मानवीय लगाओ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इनसे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य
अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारवादी, पारिस्थितिक रचनावादी या सामाजिक रचनावादी? वो ये पूछ रहा है कि बच्चों के व्यवहार को जानना है तो आसपास का वातावरण समझो। ये किस चारों में से किस में आएगा? तो ऑब्वियसली विचार पारिस्थितिकी में ही तो आएगा, इकोलॉजिकल में ही तो आता है वातावरण। आखिरी क्वेश्चन, कक्षा में ध्यान ना देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी होता है? कक्षा में कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो क्या करोगे? बेसिकली उसे डांटोगे? नहीं, उसे वहां बैठाओगे जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। ओके, अभी तक ठीक है ये आंसर। ध्यान केंद्रित करने के लिए बच्चे को कार्य करते हुए बोलोगे कि खड़े हो जाओ और अब पढ़ो, ये भी गलत है, ये तो पनिशमेंट देना हो गया ना। बच्चे के ध्यान को स्फूर्तिदायक बनाने के लिए बीच बीच में से छुट्टी दे दोगे? छुट्टी थोड़ी देनी है सर, उससे तो उसका लॉस हो जाएगा। जितनी छुट्टी के समय भी तो पढ़ाओगे ना बाकी बच्चों को, तो वो लॉस नहीं हो जाएगा? तो अभी तक तो बी ही आंसर सही था और बी ही रहेगा। इस तरह से इन 30 क्वेश्चनों के माध्यम से मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।